हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का आपको मैंने प्रासंदाब ऑस्मेटिक प्रेशर टॉपिक कराया था। उसके बाद आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, वो था आपका असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में बोला गया है अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। असामान्य का मतलब अब नॉर्मल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें सोल्यूट डाला, ठीक है, वो सोल्यूट पानी में घुल गया, मगर उससे के कोई भी आयन नहीं बने। जैसे पानी में ग्लूकोज डालो, ग्लूकोज घुल जाएगा, मगर न तो ग्लूकोज से आपको कोई कैटायन मिलेगा, न ही एनायन मिलेगा। तब हम जिस टर्म का यूज करते हैं वो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। मतलब विलय डालने पे जब टूटे ना और ना ही जुड़े, मतलब ना तो वियोजन हो, ना ही सगुणन हो, ना ही डिसोसिएशन हो, ना ही एसोसिएशन हो, तब हम टर्म यूज करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रकार की होती है, चारों प्रकार आपने कर लिए। अगर आपने उस पानी के अंदर कोई सोल्यूट डाला और सोल्यूट डालने पर, विलय डालने पर वो या तो आयनों में विभक्त हो जाए जैसे नमक, या फिर वो आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तब हम जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो वो कहलाती है अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है और इसमें कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म हम जिस टॉपिक के द्वारा पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, वांट ऑफ गुणांक होता क्या है ये आपको देखना है। देखो, सिंपल सी बात करूं, बुक की लैंग्वेज अगर ना बात करें तो सिंपल बात बताएं तो वांट ऑफ फैक्टर होता है किसी भी प्रैक्टिकल का, कोई आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उस प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल वैल्यू जो है ये वो, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसका अनुपात, मतलब प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या होता है, वांट ऑफ गुणांक होता है, ठीक है। अब वांट ऑफ गुणांक के लिए देखो एक इक्वेशन दी गई थी आपके नोट्स में कि आपने ए से क्या बनाया, बी प्लस सी बनाया, ए से क्या बनाया, बी प्लस सी बनाया। अब मान लो आपने रिएक्शन शुरू नहीं करी, इस टेस्ट ट्यूब में मेरा रिएक्टेंट है, अभिकारक है ए, मैंने अभी रिएक्शन शुरू नहीं करी, तब टाइम क्या है, 0, तब टाइम क्या है, 0, और रिएक्टेंट की सांद्रता कंसंट्रेशन ले लेता हूं 1, तब तक मेरे को उत्पाद बिल्कुल भी नहीं मिले, तो मैंने क्या लिख दिया, 0। एक टाइम ऐसा आएगा मैं इसमें रिएक्शन करना शुरू करूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे बी और सी, ठीक है। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि ये तो एक में से अल्फा घट जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है। काइनेटिक में आपने पढ़ लिया, ये जो टॉपिक करा रहा हूं ये 11th का साम्य अवस्था से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना। अल्फा क्या हो जाता है, आपका रिएक्टेंट कम हो जाता है और प्रोडक्ट आपका अल्फा बन जाता है। अगर इन समीकरण में कहीं पे कोई रस समीकरण मितीय गुणांक लगाए, कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाए, तो उसे हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। किससे लिख देंगे, n से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद इसमें कुल कणों की संख्या बतानी होती है, कुल कणों की संख्या बतानी होती है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बतानी होती है कि पूरी टेस्ट ट्यूब में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। 11th का टॉपिक है, थोड़ा देख लेना। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हम ऐसे निकालेंगे कि n1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। n अल्फा का मतलब हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो चाहे कितने ही हो, हम उसको n अल्फा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्फा क्या है, n तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। 11th के साम्य अवस्था के अंदर अल्फा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, ये वही है, अल्फा है, ठीक है। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। अब सुनो, काम का क्वेश्चन यहीं से आता है जो अब बता रहा हूं। आपने टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और इसमें कोई सोल्यूट डाला, विलय डाला, अगर वो टूट गया, विभक्त हो गया, वियोजित हो गया, डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या निकालते हैं, वियोजन होने पे, ध्यान रखना, वियोजन होने पे मतलब डिसोसिएशन होने पे, डिसोसिएशन होने पे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है, I-1 अपॉन में m-1, I-1 अपॉन में m-1। I यहाँ पे है वांट ऑफ गुणांक, m है कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। ध्यान रखना, कणों की संख्या कैसे निकालते हैं अभी बता दूंगा। m क्या है, कणों की संख्या। तो ध्यान रखना, अगर वियोजन की मात्रा का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर आपने पानी के अंदर जो विलय डाला और वो विलय हाइड्रोजन बंध बना के आपस में जुड़ गया, उसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं संयुग्मित होना, और आप इंग्लिश में बोलते हो एसोसिएट होना, संयुग्मित होना या
एसोसिएट होना, तब डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं, जुड़ने की जो मात्रा निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं I-1 अपॉन में 1/m-1 अपॉन में 1/m-1। ये ध्यान रखना, बस एसोसिएशन होने पे ये लगाते हैं। 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैंने पुराने पेपर दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन देखना यही है, ठीक है, समझ आ जाएगा। अप्लाई करना भी आप सीख जाओगे। वांट ऑफ गुणांक आपको दिया होगा, कणों की संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए, तो कणों की संख्या कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। वहां पे जो 2019 में क्वेश्चन दिए वो दिए K4FeCN6, और आपने कोऑर्डिनेशन में इसको तोड़ के देखा हुआ है। आप कोऑर्डिनेशन में जब इसे तोड़ते हो तो 4 तो K+ मिलते हैं और एक आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है, 4 K+ मिलते हैं और एक आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है। मतलब टोटल कणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिल गए, 5, 4 K और एक ये, तो ये आपकी m की वैल्यू जाती है। सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। अब देखो वांट ऑफ गुणांक में थ्योरी की बात तो सिर्फ इतनी थी। अब बात ये आता है कि वांट ऑफ गुणांक था क्या, तो मैंने अभी आपको बताया है प्रायोगिक मान व सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाता है, वांट ऑफ गुणांक, ठीक है। मतलब ये कि प्रैक्टिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वांट ऑफ गुणांक, ठीक है। यदि I आपका क्या हो, 1 से ज्यादा हो, तो वो जो विलय आपने पानी में डाला है उसका डिसोसिएशन होगा, उसका क्या होगा, डिसोसिएशन, मतलब वियोजन होगा, वो टूटेगा, ध्यान रखना। जब I की वैल्यू आपकी 1 से कम आए तब उस विलय का क्या होगा, एसोसिएशन होगा, संयोजन होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और जब आपकी I की वैल्यू 1 आए तो ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा, ध्यान रख लेना ये, ठीक है ना। I की वैल्यू जब आपकी 1 से ज्यादा आएगी, इसका मतलब पानी में आपने जो चीज डाली है वो कणों में टूट गई। I की वैल्यू 1 से कम आएगी, पानी में जो चीज डाली है वो जुड़ गई। I की वैल्यू 1 आ रही है तो कुछ नहीं हुआ, न तो जुड़ा और न ही टूटा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो I की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, I की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, तो लिख लो यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज को पानी में डालो, कोई प्लस माइनस आयन नहीं मिलते, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना, इन सबको पानी में घोलोगे, ये पानी में घुल जाएंगे मगर इससे कोई आयन नहीं मिलेंगे, तो इनकी I की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 1। I की वैल्यू 1 से कम किसकी होती है, ये भी RBSC में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ये भी RBSC में क्वेश्चन आया हुआ है। I की वैल्यू 1 से कम किसकी होती है, तो ध्यान रखना एसिटिक एसिड की होती है, किसकी होती है, एसिटिक एसिड की होती है। और एसिटिक एसिड को भी किस में घोलोगे, बेंजीन में घोलोगे। तो आपके 2016 या 17 वाले पेपर में क्वेश्चन है कि बेंजीन के अंदर जब एसिटिक एसिड को घोलते हैं तो वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। तो देखो बेंजीन के अंदर जब एसिटिक एसिड घोलोगे तो ये एसिटिक एसिड है, ये क्या है आपका, एसिटिक एसिड है। तो दो एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा, दो एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करके, दो एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बंध करके एक पूरा मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक पूरा मॉलिक्यूल बना देते हैं हाइड्रोजन बंध से। इसको बोलते हैं हिंदी में द्विलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइमर, द्विलक या डाइमर। मतलब ये कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अणुभार 60 होता है, मगर इसका अणुभार कितना आएगा 120। मतलब ये पूरा एक मॉलिक्यूल माना जाएगा क्योंकि ये आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। इसका वांट ऑफ गुणांक पूछा था कैसे निकालते हैं, तो देखो मैंने वांट ऑफ गुणांक अभी आपको बताया, प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का रेशियो होता है। तो प्रैक्टिकली तो ये कितना है, प्रैक्टिकली ये कितना है, पूरा मॉलिक्यूल 1 है, ठीक है। और थ्योरेटिकली बात करो तो इसमें 2 एसिटिक एसिड है, थ्योरेटिकली बात करो तो एसिटिक एसिड कितनी है, 2 है। तो इसका वांट ऑफ गुणांक कितना आया, 0.5 आया, हाफ आया बोल सकते हो, ठीक है, 0.5 आ गया इसका वांट ऑफ गुणांक। तो यही आपसे पूछा गया है आरबीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। और वांट ऑफ गुणांक की देख लेना, कोई यूनिट नहीं है। तो ये आपको मैंने बताया है आई की वैल्यू 1 जिसके लिए कम होती है, 1 से कम होती है उनके बारे में, एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और I की वैल्यू 1 से ज्यादा जिनके लिए होती है उन एग्जाम्पलों की बात करता हूं, आपको कणों की संख्या भी साथ साथ बता देंगे। जैसे NaCl, CaCl2, CaCO3, Al2SO4 थ्राइस, Na2SO4, ठीक है भाई, इतने एग्जाम्पल हैं।
जिनके लिए I की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। देखो थ्योरेटिकली आप क्या बोलोगे, NaCl कितना है 1 मोल, थ्योरेटिकली आप बोलोगे CaCl2 कितना है 1 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल, Al2SO4 1 मोल है और Na2SO4 भी कितना है 1 मोल है। मगर प्रैक्टिकली देखो NaCl पानी में जाते क्या टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी है 2, कणों की संख्या कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे CaCl2 ये Ca+2 में टूटेगा, 2Cl माइनस में टूटेगा, कणों की संख्या कितनी 3, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 3। ऐसे ही Ca+2 बनेगा और CO3-2 बनेगा, पार्टिकल कितने 2। ऐसे ही Al2 बनेगा तो 2Al+3 प्लस 3SO4-2, टोटल पार्टिकल कितने 5। ऐसे ही Na2SO4 है तो 2Na प्लस और SO4-2, टोटल पार्टिकल कितने हैं 3। ये होती है m की वैल्यू। अब देखो थ्योरेटिकली आप कह रहे हो ये 1 मोल है, प्रैक्टिकली आप कह रहे हो ये 2 है। थ्योरेटिकली आप कह रहे हो ये 1 मोल है, प्रैक्टिकली आप कह रहे हो ये 3 है। थ्योरेटिकली आप इसे कह रहे हो ये 1 मोल है, प्रैक्टिकली ये कितनी है 2 है। ये होता है प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान। ठीक है भाई, अब बात कर रहे हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपके नोट्स में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जब NaCl आपका 100% डिसोसिएट हो जाए, NaCl आपका 100% टूट जाए, तब वन टॉप गुणांक क्या होगा। तो देखो भाई ये NaCl है, ये टूटेगा तो आपको क्या देगा Na प्लस और Cl माइनस। मान लो मैंने NaCl के 100 पार्टिकल ले लिए, कितने पार्टिकल ले लिए 100 पार्टिकल, 100 कण ले लिए। ठीक है, अब देखो 100% वियोजन का मतलब क्या है, 100% वियोजन का मतलब है कि ये ना पूरा टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा। अब मान लो मैंने जो पार्टिकल लिया है वो जब टूटेगा तो एक Na देगा और एक Cl देगा, एक NaCl एक Na देगा एक Cl देगा। ऐसे दूसरा NaCl भी दूसरा Na देगा और Cl देगा, तीसरा Na मिलेगा और Cl मिलेगा। मतलब जितने मैं पार्टिकल लूंगा उतने ही मेरे को Na मिलेंगे और उतने ही मेरे को क्या मिलेंगे Cl। तो NaCl को जैसे ही पानी में डालेंगे और वो 100% डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, तो आपको Na कितने मिलेंगे 100 और Cl कितने मिलेंगे 100। तो इसका वन टॉप गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसका वन टॉप गुणांक क्या हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली तो देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें आपने प्रैक्टिकल की है, प्रैक्टिकली टेस्ट ट्यूब में कितने पार्टिकल हैं 200 और थ्योरेटिकली आपने कितने पार्टिकल लिए 100, वन टॉप गुणांक कितना आया 2। ठीक है, अगर आपका NaCl 50% डिसोसिएट हो जाए, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा 75%, 65% कुछ ही दे दे। अगर आपका NaCl 50% डिसोसिएट हो जाए तो देखो भाई Na प्लस बना और Cl क्या बना माइनस बना। मान लो मैंने 100 पार्टिकल ले लिए, 100 कण ले लिए, मैं कह रहा हूं कि 50% ये डिसोसिएट हो गया, मतलब ऐसे 50 पार्टिकल मैंने लिए, 50 पार्टिकल मेरे क्या हो गए घुल गए। 100 पार्टिकल लिए, 50 मेरे डिसोसिएट हो गए, टूट गए, और 50 ऐसे हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए, जो टूटे नहीं, ये भी ध्यान रखना। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, 50% नमक घुल गया, 50% नहीं घुला, तो नहीं घुला वो भी इसी के अंदर पड़ा है और जो घुल गया वो भी इसी के अंदर पड़ा है। ठीक है ना, तो 50% कण तो इसके अंदर वो होंगे जो अवियोजित होंगे, जो नॉन डिसोसिएट होंगे, जो टूटे नहीं हैं। ठीक है, और 100 में से जो 50 कण टूटे हैं उनसे 50 आपको क्या मिलेंगे सोडियम और 50 आपको क्या मिलेंगे Cl। तो मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से पार्टिकल हैं, 50 तो Na प्लस है, 50 Cl माइनस है और 50 कण वो हैं जो अवियोजित हैं, और इसका भाग किससे दे दो 100 से दे दो, तो ये कितना आ जाएगा 1.50। ध्यान रखना 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी NaCl की, चाहे कितना ही % नमक ले लो। आगे बात समझ में, ये सारे क्वेश्चन आप करके देखना। ये मैंने आपको पूरा वन टॉप गुणांक टॉपिक करा दिए। उसके बाद आपका टॉपिक है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का भी थ्योरी से क्वेश्चन है, एक लास्ट वीडियो बनेगा जिसके अंदर आपका ये पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। इसके बाद जो लेसन शुरू होगा वो आपको मैसेज कर दिया जाएगा।